different types of farming, how these farming methods are practicing in India and all over the world, so that we learn. Then in second part of our lecture, we learn different food and non-food crops that is grown in India, plus some of the techno-institutional reforms that were undertaken by government to improve agriculture. Then now this is third part of the same chapter, in which we are going to focus on techno-institutional reforms with Bhudan Gramdan movement, then contribution of Indian agriculture to national economy, its employment and output. Okay, this is what the condition is. Now, so here let us see some of the techno-institutional reforms that we discussed earlier in yesterday's lecture. So there are certain techno-institutional reforms which were undertaken for what? Undertaken for improving Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स दिए गए थे, तो ये रिफॉर्म्स कल हमने डिस्कस किए। तो इसमें ये जो रिफॉर्म्स थे, तो दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम दी गई, एंड मतलब कुछ अदर रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए कि फार्मर जो है, इंडियन फार्मर, ही शुड गेट बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स, ये स्कीम्स से बेनिफिट मिले। और जिस कंट्री की इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर पर बेस है, तो उस कंट्री के फार्मर को इसका फायदा हो। तो इस वजह से मतलब इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कुछ कोशिश की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स लगाए गए, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स सेटअप किए गए टेलीविजन पर वगैरह। तो इससे क्या हुआ कि मतलब जो फार्मर है, तो जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स है, तो पीजेंट्स का या फार्मर्स का जो नॉलेज है वो बढ़े। ठीक है, गवर्नमेंट जो है तो उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करने का एक ही रीजन था, दैट इज कि मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की, तो जो मिडल मैन है, जो दलाल है मार्केट में, उनसे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था रिगार्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइसेस, रिगार्डिंग टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर, तो ये सब कम हो। तो इस वजह से इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की कि गवर्नमेंट इस प्राइस में फूड ग्रेन ले रहा है, इससे ज्यादा प्राइस अगर ओपन मार्केट में मिल रही है, सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू फार्मर। तो इसके लिए उन्होंने मतलब ये प्राइसेस डिक्लेयर करना स्टार्ट किया, एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, तो वो भी सभी मतलब ताकि मिडलमैन और जो स्पेक्यूलेटर्स है, तो इससे एक्सप्लॉइटेशन फार्मर का बचे। सो इन दैट वे मतलब ये जो टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, तो बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर के लिए मतलब एक बून रहा, पर इसका जो रिजल्ट है दैट इज ल्यूकवार्म। तो एक शेयर मतलब फोटो शेयर करती हूँ आपके साथ, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर का जो मतलब ये है कंट्रीब्यूशन, तो उसके हिसाब से मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है तो वो कैसा है। इसमें देखो, इससे क्या हुआ फिर कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो स्पीड है, तो वो चेक किया गया कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का स्पीड बहुत लो है। एग्रीकल्चर जो है तो वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है 60% लोगों को, बट फिर भी इंडियन एग्रीकल्चर के तरफ जितना ध्यान देना चाहिए तो उतना ध्यान नहीं दिया गया था। थर्ड पॉइंट में देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, तो उसने ये स्कीम्स एम्बार्क अपॉन की स्टार्ट की 1960 टू 1970s में। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड रिम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइसेस इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए, ताकि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बचे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एटसेट्रा, ये मतलब प्रायोरिटी दी गई इसको, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब ये चीजों पर ध्यान दिया गया। Then green revolution based on the use of package technology and white revolution, तो मतलब ये कुछ स्ट्रेटजीज ली गई टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। एंड लैंड रिफॉर्म जो था दैट वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये जो मतलब लैंड रिफॉर्म है, तो ये मेन फोकस रहा। ठीक है, सो
रिगार्डिंग दैट मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये मेन फोकस रहा कि मतलब इस वजह से भी तो भी लैंड रिफॉर्म आएगा और इस वजह से और ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ एडवांटेज फार्मर को मिलेगा। जिस कंट्री का मतलब एग्रीकल्चर बैकबोन है, तो उस कंट्री में अगर एग्रीकल्चर में सुधार आया तो एक नया रिवोल्यूशन आएगा। ये सोच के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कुछ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा देखो और कुछ है जो मतलब मैं बता सकती हूँ रिगार्डिंग आपको। सो हियर इज वन मोर शेयरिंग ऑफ स्क्रीन फॉर यू पीपल। क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एज ओल्ड प्रैक्टिस है इंडिया में, तो इसके लिए मतलब इसको रिफॉर्म आना चाहिए। तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन में डेवलपमेंट वगैरह आए, बट फिर भी लार्ज पार्ट में मतलब बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं कि वो अभी भी मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड थे। तो उनका एग्रीकल्चर कैरी ऑन उसी से कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर जो है तो वो मतलब सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत थी एग्रीकल्चर को। एंड कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, देन कोऑपरेशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स उसमें लाए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लेक्चर में बताया ही आपको कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम, स्पेशल वेदर बुलेटिन, तो ये भी क्या करवाया गया। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा मतलब क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह जो है तो इसके प्रोविजन करवाया गया। बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये बताया गया कि आप मतलब जो फार्मर है उनको चीप रेट में या लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्रेडिट दो। तो इन दैट वे तो ऐसे इस तरीके से मतलब ये जो है एग्रीकल्चरल एंड टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो अंडरटेक किए गए। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स न्यू टॉपिक दैट इज भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। भूदान ग्रामदान मूवमेंट, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, भूदान मतलब क्या, भू मतलब लैंड एंड दान मतलब क्या, उसको डोनेट करना। तो लैंड को डोनेट करना या मतलब लैंड को किसी नीडी को, किसी मतलब जरूरतमंद को मतलब ये लैंड डोनेट करना, दैट इज भूदान मूवमेंट। तो ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, शॉर्ट नोट पूछा जाता है कभी कभार 3 मार्क्स के लिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके टिक करने की कोशिश करो। महात्मा गांधी जो थे, सो महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल हेयर उन्होंने डिक्लेयर डिक्लेयर किया था विनोबा भावे जी को। So Vinoba Bhave, he was known as spiritual heir of Mahatma Gandhi. So बहुत से सत्याग्रह में विनोबा भावे जो है तो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत सारे सत्याग्रह में मतलब वो फोरफ्रंट आगे ही रहते थे गांधी जी के साथ में। तो गांधी जी का एक सपना था ग्राम स्वराज्य, ठीक है। तो गांधी जी का ये जो सपना था ग्राम स्वराज्य, तो गांधी जी के मार्टेरडम के बाद, जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद विनोबा भावे ने मतलब ये जो गांधी जी का सपना है साकार करने के लिए पद यात्रा स्टार्ट की। पद यात्रा इट मीन्स व्हाट, कि मतलब पैदल पैदल विलेजेस में घूमना और मतलब गांधी जी का जो ये ड्रीम है उसके बारे में लोगों को बताना, अवेयरनेस क्रिएट करना। सो ये जो पद यात्रा स्टार्ट की उन्होंने, और वो ऐसे ही मतलब घूमते हुए आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली विलेज में पहुंचे। सी मीन्स एरिया आंध्र प्रदेश और मतलब विलेज पोचमपल्ली। सम पुअर लैंडलेस फार्मर्स जो थे, कुछ पुअर लैंडलेस फार्मर्स, वो मतलब उनका लेक्चर सुनने के लिए आए थे। विनोबा भावे ही वाज डिलीवरिंग लेक्चर एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य के बारे में वो बोल रहे थे, वो गांधी जी के सपने के बारे में बोल रहे थे, और मतलब वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। सो इन द मिडल ऑफ द लेक्चर मतलब अचानक से बीच में ही क्या हुआ कि मतलब कुछ जो मतलब फार्मर्स है, कुछ जो लैंडलेस फार्मर्स है वो खड़े हो गए। इन द मिडल ऑफ द लेक्चर कुछ जो लैंडलेस फार्मर्स है दे स्टूड अप, वो खड़े हो गए। और मतलब उन्होंने विनोबा भावे से रिक्वेस्ट की कि मतलब उनको अगर ग्राम स्वराज्य चाहिए है, सो उनको अगर लगता है कि मतलब ये सारे किसान खुश रहे, सारे फार्मर्स खुश रहे, तो उनको लैंड कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट की ओर से मिलनी चाहिए, so that they could cultivate their own land and by that way the problem of their livelihood will get solved। तो उनका ये जो प्रॉब्लम है लाइवलीहुड का ये खत्म हो जाएगा, उनको खुद की जमीन मिलेगी और ये खुद की जमीन पर वो कल्टीवेशन कर पाएंगे, ऐसी उन्होंने मांग की। तो अभी उस वक्त तो मतलब विनोबा भावे उनको कुछ डिसीजन नहीं दे पाए, बट मतलब उनको ये कह के बोल दिया कि गवर्नमेंट से वो उनसे बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और बोलेंगे कि मतलब
इन फार्मर्स को जमीन देने के लिए मतलब डिस्कशंस गवर्नमेंट से वो करेंगे। अचानक से क्या हुआ कि जैसे ये मतलब उनका ये चल रहा था विनोबा भावे का कि मतलब वो बात करेंगे ऐसा, तो एक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम का एक इंसान खड़ा हो गया और उसने वही खड़े खड़े उसकी 80 एकड़ लैंड जो है 80 लैंडलेस फार्मर्स में बांटने का फैसला किया। ही डोनेटेड हिज 80 एकड़ लैंड, 80 एकड़ लैंड उसने डोनेट की और 80 लोगों में उसने बांटने के लिए बोल दिया। ठीक है। और ये जो एक्ट है दैट इज डोनेटिंग लैंड, दिस इज नोन एज भूदान, इसको हम भूदान कहते हैं। बाद में मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया। कुछ जो जमींदार से, कुछ जो ओनर से, बहुत सारे विलेजेस के उन्होंने मतलब उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया ये लैंड डोनेशन में, दैट इज भूदान प्रोग्राम में। और कुछ लोगों ने मतलब बहुत से विलेजेस ने मतलब वैसे बहुत सारा एरिया जो है वो दान में दिया। तो दिस एक्ट जो है दैट इज नोन एज ग्राम दान। ठीक है। तो विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ विलेजेस ने बहुत सारा मतलब एरिया जो है वो दान में दिया। सो दिस एक्ट इज नोन एज ग्राम दान। ठीक है। बहुत से जो लैंड ओनर है उन्होंने कुछ पार्ट जो है उनके लैंड का तो वो पुअर फार्मर में डाला, पुअर फार्मर को दे दिया, पुअर फार्मर्स के लिए डोनेट कर दिया। इसका रीजन था दैट इज द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट पास हुआ था कि एक उसमें लिमिट लगाया था कि इससे ज्यादा एकड़ लैंड एक इंसान अपने नाम के ऊपर अपने नाम पर नहीं रख सकता। तो लैंड सीलिंग एक्ट में मतलब जितना अगर एक्स्ट्रा है, सपोज अगर उनका जो ये है लैंड सीलिंग एक्ट में लिमिट है सपोज 100 एकड़ से, तो 100 एकड़ से ज्यादा जितनी भी जमीन है तो वो गवर्नमेंट में जाएगी ऐसा। तो वो लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन जाने से तो मतलब किसी जरूरतमंद को वो दे दो, तो ऐसा उन्होंने सोचा। एंड दैट्स वाई मतलब ये जो बहुत सारे जो फार्मर्स है तो उन्होंने मतलब लैंड सीलिंग एक्ट के डर से भी ये जो ग्रामदान भूदान में अपना सपोर्ट किया। सो दिस एक्ट ऑफ विनोबा भावे इज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। व्हाई ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? बिकॉज विदाउट स्पिलिंग ब्लड, विदाउट ब्लडशेड, ये चेंज उन्होंने सोसाइटी में लाया। एंड दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, पेज नंबर 44, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सो नेशनल इकोनॉमी का मतलब नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होती है एग्रीकल्चर में, और आउटपुट मतलब फाइनल प्रोडक्ट इसका कितना है। अभी ये हम पहले से बोलते आ रहे हैं जब से चैप्टर स्टार्ट किया है कि एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का ये बैकबोन रहा है एग्रीकल्चर। ठीक है। पर इसका जो शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, दैट इज जीडीपी में इसका जो शेयर है, तो 1951 से तो 2010-11 में जो रिकॉर्ड्स है तो इसमें कंटिन्यूअस डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। So continuously this share of agriculture is declining day by day. हर दिन, हर एवरी ईयर, एवरी 10 years में मतलब जो भी ये इनके कैलकुलेशन है तो उसमें देखो एवरी ईयर कैलकुलेशन चेक करो, एवरी 10 year कैलकुलेशन ऑफ चेक करो, इसमें शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। दिन पर दिन ये जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो डिक्लाइन होते जा रहा है। ठीक है। देन इसमें देखो कि 52% टोटल वर्कफोर्स जो है वो एंगेज इन एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ 2010 एंड 11। मतलब अभी तक 52% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, एग्रीकल्चर से ही अपना लाइवलीहुड वो अर्न कर रहे हैं। मतलब इतना लार्ज इंडियन पॉपुलेशन अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने लिविंग के लिए एग्रीकल्चर पर आज भी डिपेंडेंट है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस कितनी देनी चाहिए, तो ये हमें ध्यान में आता है। देन ये जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का और जीडीपी में, तो ये सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। आज ही इस पर सोच विचार होना चाहिए, सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है ये, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन में पहुंच जाएगा। स्टैग्नेशन डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें इंसान आगे भी नहीं बढ़ सकता है और मतलब नीचे भी नहीं आता है, वही उसके लिमिट लग जाते हैं। मतलब वो ना ही अपग्रेड होगा ना ही डिग्रेड होगा। तो अपग्रेडेशन भी नहीं हो पाता है, डिग्रेडेशन भी नहीं होता है। और अगर एग्रीकल्चर में ऐसा आ गया तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, नेचुरली उनका डिग्रेडेशन पक्का है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को कंसिडर करके
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटिन्यूसली एफर्ट्स लाए। सबसे पहले तो उन्होंने टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जो हमने लेक्चर में डिस्कस किए, यस्टरडेज लेक्चर में अल्सो और इस लेक्चर में अल्सो मैंने बताया वो थोड़े से, ठीक है। और उससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक फाउंडेशन बनाया कि जिसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटेरियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, देन इसको प्रायोरिटी दी गई और इससे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश हुई। ये फील्ड में रिसर्च बढ़ाने की कोशिश हुई कि रिसर्च जितने बढ़ेंगे, क्यों ये स्टैग्नेशन हो रहा है, क्यों ये डिक्लाइनिंग हो रहा है, तो जितना रिसर्च इसका बढ़ेगा तो उतना मतलब इनके लिए अच्छा रहेगा, फार्मर्स का ग्रोथ होगा, इकोनॉमी स्टेबल होगी एंड बाय दैट वे ये कोशिश हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एसेंशियल कंसिडर किया गया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरना चाहिए तो ही जो फार्मर है तो उसका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। in your textbook table 4.1 is given on पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पर ये टेबल 4.1 दिख रहा है, देखो। तो इससे मतलब अभी दिख रहा है हमें कि जीडीपी जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें जनरेट नहीं हो रही। तो एग्रीकल्चर एज पर एज एग्रीकल्चर हम जितना कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर की जो कोशिश हम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर बढ़े ऐसा, तो एग्रीकल्चर में मतलब थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है अभी, बट फिर भी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिसको बोलते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें नहीं दिख रहा है। तो रेट ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर का वो भी डिक्सिलरेट हो रहा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है ऑल इंडियंस के लिए, सभी के लिए ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है। इंडियन फार्मर्स जो है आज भी बहुत बिग चैलेंजेस फेस कर रहा है। दोस्तों ये चैलेंजेस क्या है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन है जहां पर गवर्नमेंट ने उनके फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब बहुत सारी स्कीम्स एंड फैसिलिटीज उनको दे रखी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में से कम होते जा रहा है। देन सब्सिडी जो थी प्रीवियसली फर्टिलाइजर्स पर वगैरह, तो उससे मतलब क्या होता था कि थोड़ा सा फायदा होता था, तो ये सब्सिडीज डिक्रीज हो रही है। देन रिडक्शन जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी में, तो मतलब ये भी एग्रीकल्चरल मतलब ग्रोथ के लिए ये डेट्रीमेंटल है। इंपोर्ट्स में मतलब रिडक्शन हो रहा है, इंपोर्ट्स के लिए जो टैक्सेस लगते हैं वो मतलब वो टैक्सेस धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कम कम होते जा रहे हैं। तो इससे मतलब क्या है, इजीली इंपोर्ट्स इंडिया में आ पाएंगे और इससे भी इंडियन फार्मर्स जो है तो वो मतलब कुछ ना कुछ इसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस या फिर खराब इफेक्ट उस पर होने वाले हैं, ठीक है। फार्मर्स जो है अपनी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर से निकाल रहा है और इसके वजह से मतलब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जो है तो वो जनरेट नहीं हो पा रहे, ठीक है। सो जिस कंट्री का एग्रीकल्चर बैकबोन है, अगर उस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो इतना ह्यूज पॉपुलेशन इसको हम मतलब कैसे फीड करेंगे। तो इसके लिए एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देने का टाइम अभी आ ही चुका है। अगर एग्रीकल्चर है तो इतना ह्यूज पॉपुलेशन जो है तो उसके फूड की फैसिलिटी है। अदरवाइज इतना फूड कहीं से इंपोर्ट करना दैट विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज पॉपुलेशन वाइज हमारा जो कंट्री है दैट इज सेकंड, ये अभी सेकंड है इन इंडिया इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सेकंड रैंक लगता है पॉपुलेशन वाइज। तो इतना ह्यूज पॉपुलेशन मतलब कैसे हम फीड कर पाएंगे, दैट विल बी मोर प्रॉब्लमेटिक, दैट विल बी मोर टेंशनस अलार्मिंग सिचुएशन इन नियर फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मीन्स इट इज एसेंशियल, ये भी बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर पर ध्यान देना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स जो है उनको समझना, उस पर रिसर्च करना, एग्जैक्टली मतलब क्या इसके लिए सही है क्या गलत है ये जानना, तभी एग्रीकल्चर का जो मतलब डेवलपमेंट है तो वो फॉस्टर हो सकता है, वो स्पीड अप हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट फूड सिक्योरिटी इज ओमिटेड फ्रॉम सिलेबस। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इस लेसन का, यहाँ तक यही ये चैप्टर एंड हो गया एंड जो नेक्स्ट पार्ट है तो फूड सिक्योरिटी वाला दैट इज ओमिटेड फ्रॉम सिलेबस। सो हियर चैप्टर एंडेड. Now, if you have any doubt, you can ask me, but before that, I would like to cut my recordings.